स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं इस पार्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, तो कोई भी पदार्थ जो होता है उसके अंदर अगर अपन रासायनिक परिवर्तन करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन करने पर उसकी जो मूल अवस्था है वह मूल अवस्था से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, उसका संगठन चेंज हो जाता है, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो ये इस प्रकार की जो घटना है उसे रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हो, या शॉर्ट में कहना चाहो तो ये बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है, देखो ये शॉर्ट में परिभाषा है कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि इसमें जब क्रिया होती है तो जो पुराने बंध होते हैं वो बंध टूटते हैं और नए बंध का क्या होता है, निर्माण होता है ना। तो पुराने बंध टूट के नए बंध बनेंगे, तो वहां पर हम ये कहते हैं बंध टूटता है तब भी ऊर्जा होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब नया बंध बनता है तब भी हमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमने पहले भी पढ़ा था समीकरण के अंदर, द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम यही कहता है कि जब एक अभिक्रिया चलती है तो उस अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, आपको पता है उस अभिक्रिया में क्रिया कारकों के द्रव्यमान का योग उत्पाद के द्रव्यमान के योग के सदैव क्या रहता है, समान रहता है, यानी द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहेगा। कैसे रहता है, तो हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो ये है पहला एग्जाम्पल कि मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन, ये फ है, ठीक है ना, ऑक्सीजन में जलाने पर MgO का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये अभिक्रिया देखो, समीकरण हमने पढ़ा था उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो शब्द होते हैं, जो भाषा होती है, उस भाषा को छोटे प्रतीक या अणुसूत्र के रूप में दर्शाना ही समीकरण कहलाता है। यहां पर ये भाषा दी गई है कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में यानी वायु के द्वारा जब जलाया जाता है, या ये कह सकते हो वायु से उसकी क्रिया कराई जाती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। अब इसको रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे Mg प्लस O2। ठीक है, मैग्नीशियम की क्रिया किससे कराई, ऑक्सीजन से। अब प्राप्त क्या हो रहा है, MgO, तो यहां लिख दो MgO। ठीक है, अब ये ठोस अवस्था में था, ये गैस अवस्था में है, और ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में, चूर्ण है ना उसके रूप में। अब आप देखो यहां पर हमने क्रिया को तो इस तरह से लिख दिया, लेकिन हमारा काम है समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, समीकरण संतुलित करने के लिए देखो यहां पहले मैग्नीशियम, देखो इधर एक है, इधर भी एक है। ठीक है, फिर हम लेते हैं ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन के दो परमाणु है, O2 लिखा हुआ है, लेकिन उधर कितना लिखा हुआ है, एक। तो यहां पर ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए इस पूरे का गुणा किससे किया जाएगा, 2 से किया जाएगा। तो यहां लिखेंगे 2MgO। अब इधर ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहां मैग्नीशियम की संख्या 2 है और इधर कितनी है, 1। तो इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे क्या लिख देंगे, 2Mg। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है, इस लाइन को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यहां आपने देखा कि मैग्नीशियम का एक परमाणु था, ऑक्सीजन के 2 थे, लेकिन जब क्रिया हुई तो दोनों का एक एक बना। फिर हमने इस समीकरण को संतुलित किया, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को क्या करना था, बराबर करना था। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल दिया गया है, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होते हैं। ये हमने उदाहरण लिया था पहले, ये वापस एग्जांपल रिएक्शन के रूप में दिया है। अब कार्बन को किससे लिखते हैं, C से, ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं, O2 से। अब क्या लिखेंगे, CO2। ठीक है, अब कार्बन होता है सॉलिड, ऑक्सीजन होती है गैस में,
और कार्बन डाइऑक्साइड भी किसमें होती है, गैस अवस्था में, है ना। अब आप देखो ये समीकरण संतुलित है या नहीं, यहाँ पर कार्बन एक है, इधर एक, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर दो, यानी ये हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है। अब आप यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण नियम देखो, कार्बन का भार होता है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, तो 16 इंटू 2 कितने हो गए, 32। अब आप इन दोनों को जोड़ो तो 12 प्लस 32 कितने हुए, 44। यानी इस तरह ये जो क्रियाकारक है, क्रियाकारकों के द्रव्यमान का योग आया 44। अब उधर देखो CO2 में, CO2 में देखो गैस है, तो कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, है ना, ये कितने हो जाएंगे 32, दो परमाणु है, तो ये कितना हो गया 12 प्लस 32, टोटल कितना आया 44। यानी इधर और इधर दोनों तरफ द्रव्यमान क्या है, समान है। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर यही सबसे बड़ी बात होती है कि दोनों तरफ हम परमाणुओं की संख्या जब बराबर करते हैं तो बराबर करने पर इनमें द्रव्यमान का योग हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। तो एक बार वापस सुन लो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर वह मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों और संगठन से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। यानी पहले उसके जो गुण थे वो गुण परिवर्तित हो जाते हैं, कारण उस पदार्थ का उत्पाद में परिवर्तित होना, अथवा किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। फिर आप ये उदाहरण मैग्नीशियम का और एक कार्बन का, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब इसके बाद हम लेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है। तो कुछ अभिक्रियाओं के बारे में आज बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब अपने पास आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहले अभिक्रिया है जिसका नाम देखो क्या है, संयुग्मन, योगात्मक या योगशील अभिक्रियाएं। देखो ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम दो या दो से अधिक क्रियाकारक लेते हैं, और वो क्रियाकारक जब आपस में जुड़ते हैं तो एक ही उत्पाद बनाएंगे। उत्पाद कितना बनाएंगे, एक ही। तो इन अभिक्रियाओं की सबसे बड़ी खासियत यही है, इसमें क्या लिखते हैं, दो या दो से अधिक क्रियाकारक परस्पर क्रिया कर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यह कौन सी क्रिया कहलाती है, संयुग्मन अभिक्रियाएं कहलाती है, अभिक्रियाएं कहलाती है। अब कैसे होती है, तो आप देखो आपके पास में जैसे कोई दो क्रियाकारक है। अब इसको एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये जैसे मान लो ये A है, ठीक है, इसकी क्रिया आपने B से कराई, दो क्रियाकारक थे। अब ये जब आपस में जुड़ेंगे तो ये AB इस तरह से ये क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। यानी दो अलग अलग, दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में मिलके और एक ही उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब आपको रिएक्शन याद रखें, जैसे अभी अपन ने दो उदाहरण लिए थे, मैग्नीशियम का लिया था और एक कार्बन का लिया था उदाहरण, ठीक है ना। तो देखो आप, तो पहला उदाहरण जैसे आप इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, पहला C+O2। अब क्रियाकारक कितने हैं, दो, और ये आपस में क्रिया करके एक ही उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण। अब कार्बन की अवस्था ठोस, ये गैस और ये गैस, ठीक है। दूसरा उदाहरण अभी अपन ने लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बना रहे थे, MgO। अब ये कितने हो गए, दो और ये दो, ये कौन सी अवस्था है, सॉलिड, ये गैस और ये भी कौन सी है, सॉलिड, ठीक है। तो ये दो उदाहरण आप देख रहे हो जिसमें क्या कहते हैं कि दो क्रियाकारक परस्पर क्रिया करके एक ही प्रकार के उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके अलावा और भी अभिक्रियाएं हैं, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं तीसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन होती है,
एथीन मतलब दो कार्बन की श्रृंखला होती है जिसको एथ के नाम से जाना जाता है, और इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए ये एल्कीन के हिसाब से एथीन कहलाती है। अब आप इसकी क्रिया H2 से कराओ और उत्प्रेरक लेना है इसमें निकल उत्प्रेरक। अब करना कुछ नहीं है, ये दो हाइड्रोजन है ना, दो में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, और इसके बीच में बंध हटा दो, तो ये बनता है CH3 और CH3। ये क्या बनता है इसमें एथेन। तो यहां पर देखो आप दो क्रियाकारक थे, दो क्रियाकारक आपस में क्रिया करके एक ही उत्पाद का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्रिया भी कौन सी कहलाएगी, अपने योगात्मक संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है, और इसका ये उदाहरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है। ठीक है, और चौथा उदाहरण जैसे अपन लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराओ। कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर जिसे कहा जाता है, इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं, तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपको अभिक्रिया याद रखनी है। इसको क्या बोलते हैं अपन, संयुग्मन या योगात्मक, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में मिलकर और इसका निर्माण करते हैं, एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपके सामने दूसरी अभिक्रिया है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जैसे एक अभिकारक है, तो उस अभिकारक के अंदर उपस्थित किसी परमाणु या समूह का एक अन्य या दूसरे अभिकारक के अणु ये परमाणु या समूह द्वारा जब विस्थापन किया जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इस क्रिया को आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास ये दो क्रियाकारक, देखो एक ये क्रियाकारक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक क्रियाकारक है, ठीक है ना, इसको दर्शाया है इन्होंने ए बी द्वारा, ये ए बी। अब हम कोई तीसरा लेते हैं सी। ठीक है, अब होगा यूं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो अणु है या अभिकारक है, इस अभिकारक में से किसी एक यानी ए या बी में से किसी एक समूह का ये सी के द्वारा विस्थापन हो जाएगा, और जब विस्थापन होगा तो ये इस प्रकार से बनेगा कि ये तो ए है ना, और इधर ये जो सी है, ये सी इसके साथ में आके यूं जुड़ जाएगा, और प्लस अलग क्या हो जाएगा, बी। हुआ क्या, ये बी। ठीक है, देखो तो सी के द्वारा बी का विस्थापन किया जाए, इसको ऐसे समझते हैं, कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उस अभिक्रिया के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर मान लो दो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, कितने, दो, तो दो क्रियाकारक जो होंगे उनमें से जो ज्यादा तत्व क्रियाशील होगा उस तत्व के द्वारा अपने से कम क्रियाशील तत्व का क्या किया जाएगा, विस्थापन कर दिया जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन नीले रंग का होता है, और उसमें जब अपन लोहे की कील डालते हैं तो कुछ समय बाद उस लोहे की कील को अगर अपन ज्यादा लंबे समय तक अंदर रखते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा, और लोहे की जो कील है उसका रंग एकदम गहरा भूरा हो जाता है। तो ये क्रिया क्या हुई, ये क्रिया होती है, देखो ये क्रिया यूं कहलाती है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन इसका कि Fe यानी आयरन कॉपर सल्फेट से जब क्रिया करता है तो ये क्या करेगा, आयरन के द्वारा इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर का विस्थापन कर दिया जाएगा, और ये बनेगा FeSO4 प्लस Cu, इसमें से क्या हो गया, अलग हो गया। यानी ये आयरन, इस आयरन ने इसमें से किसका विस्थापन किया, कॉपर का। क्यों, क्योंकि यहां पर हम ये कहते हैं ध्यान दीजिएगा कि Fe अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है,
जो कॉपर का क्या कर देता है, विस्थापन कर देता है। कॉपर का क्या कर देता है, विस्थापन कर देता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया को हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं। आप इसको प्रयोग कर सकते हो कि कॉपर सल्फेट का एक परत नली के अंदर विलयन जो ले लो, जो नीले रंग का होगा, उसके अंदर एकदम नई लोहे की जो कील होती है उसको उसमें डाल दो, तो लोहे की कील का रंग एकदम गहरा ब्राउन हो जाएगा, भूरा हो जाता है, और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग थोड़ा सा क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो ये क्रिया क्यों हुई ऐसी, क्योंकि आयरन जो क्रियाशील है किससे, कॉपर से, तो इस क्रिया में आयरन ने इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर का क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसी तरीके से एक और उदाहरण दिया होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एक और उदाहरण दिया हुआ है, जैसे अपन लेते हैं, वो है कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, ध्यान दीजिएगा, देखो कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें हमने जिंक डाल दिया, ठीक है। होता यूं है कि जैसे ये एक बीकर है, फ्लास्क ले लिया, इस फ्लास्क के अंदर आपने कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया, इसका कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, तो ये CuSO4, ठीक है। अब इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हम क्या करते हैं, जिंक के दाने डालते हैं अंदर से, ये क्या डाल रहे हैं, जिंक चूर्ण। जब हम जिंक चूर्ण इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा कि ये जो विलयन है, जो नीले रंग का दिखाई दे रहा था, इसमें से नीला रंग गायब हो जाएगा और ये विलयन रंगहीन हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जब कॉपर सल्फेट की क्रिया जिंक से करवाते हैं तो ये ZnSO4 और प्लस क्या बनता है, Cu, यानी इसमें जिंक के द्वारा कॉपर का क्या किया गया है, विस्थापन किया जाता है। तो जब ये विलयन आप देखोगे तो इस विलयन में यूं हो जाएगा कि ये विलयन जो पहले नीले रंग का था, ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। रंगहीन होने का रीजन क्या हो जाएगा, जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है। तो ये क्रिया है एक जनरली आपको ध्यान में रखनी है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो एक क्रियाशील तत्व के द्वारा अपने से कम क्रियाशील तत्व का क्या करना, विस्थापन करना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये क्रिया ली है, कौन सी, विस्थापन और संयुग्मन। नेक्स्ट वीडियो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम दो अभिक्रियाएं मुख्य रूप से लेंगे, और वो होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। धन्यवाद।